औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं जनाब? चैप्टर नंबर 8 और हमने चैप्टर नंबर 8 यानी कि आज हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। ठीक, इससे पहले हमने दो चैप्टर जेनेटिक्स के हवाले से पढ़े जिसके अंदर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए यानी कि बहुत डिटेल स्टडी किया, व्हाट इज द क्रोमोसोम, व्हाट इज द डीएनए, रेप्लिकेशन और बहुत सारी चीजें। इसके बाद सेल साइकिल जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस, और मियोसिस में स्पेशली क्रॉसिंग ओवर, और बहुत हमारी डिटेल और लॉन्ग डिस्कशंस रही। ठीक है ना, वो रिकॉर्डेड है सारी माशाल्लाह से। ठीक है, और आप सबने उसके अंदर बड़ा जबरदस्त पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है, अच्छा आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। ठीक है, अब जो ये वर्ड है जेनेटिक्स एंड वेरिएशन हमारे दो चैप्टर्स के बाद जिसके अंदर हमने पढ़ लिए मतलब सेल साइकिल भी और क्रोमोसोम और डीएनए। व्हाट डू यू मीन अबाउट द वेरिएशन इन जेनेटिक्स? क्या मतलब क्या है इस चैप्टर के नाम से, आप क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएशन एंड जेनेटिक्स? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, पहले बताएं वेरिएशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, फिर बताएं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन यानी चेंजेस आना। ठीक है, चेंजेस आना, तब्दीली होना। ओके, शाबाश शाबाश। और जेनेटिक्स वो हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे इंसानों के हिसाब से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। और वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, यहाँ पे रिलेशन ये कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं उनमें चेंजेस आना, अच्छे या बुरे, वेरिएशंस। जेनेटिक्स एंड वेरिएशन से क्या मुराद है? चलो ठीक है, आप वेरिएशन बता रहे हैं। अच्छा, वेरिएशन के जेनेटिक्स से क्या ताल्लुक? सर इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग जो हैं, हमारे पास जो खसूसियात आती हैं, विरासत में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, वो सारी के सारे हमें किस तरीके से मिलती हैं, और वो सारा जो चीज़ हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से या हमारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो वो यहाँ पे ताल्लुक बताया जा रहा है। अच्छा चल, और कोई? हिबा तो खैर भी आई नहीं। सर मतलब जैसे आई कलर और जैसे चेंजिंग ग्रोथ्स वगैरह ऐसे जेनेटिक्स में। सर मतलब जैसे जीन यानी बर्थ के बाद जीन्स में सर जैसे जीन गुजरती जाती है पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग, और फिर उनके आगे जो बेबीज वगैरह, फिर ऐसे हिसाब से जीन्स के हिसाब से आगे वेरिएशंस आते जाना, मतलब जीन बाय जीन उनकी वेरिएशंस आना। ठीक है, वो जीन की वजह से आती है। यानी कि दादा जो हैं उनसे हमारे फादर डिफरेंट है, हम अपने फादर से डिफरेंट है, हमारे बच्चे हमसे डिफरेंट होंगे, ये सारा ये सब वेरिएशन है। यस सर, वेरिएशन यानी कि चेंजेस आना। अच्छा ठीक है, और ये सर आती क्यों लाजमी नहीं जीन्स की वजह से आए सर, हमें लाजमी नहीं जीन्स की वजह से आए सर, माहौल का असर भी तो होता है, उसकी वजह से भी तो हमारे आगे वेरिएशंस आती हैं। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन तो सेकेंडरी इंपैक्ट रखती है, बेसिक इंपैक्ट हमारे पास जीन का ही है। मतलब जीन जब फिनोटाइप बना लेती है तब उसको फिनोटाइप को इफेक्ट करती है हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है ना, वो सेकेंडरी बात पे आ जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, यकीनन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं, वो जीन्स पे इफेक्ट करता है ना जी बेटा मारिज। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी तो सारी की सारी जीन्स पे हमारे वो करती हैं इफेक्ट। हाँ यकीनन, वो भी अल्टीमेटली जीन पर इम्पैक्ट करती हैं, और फिर जीन ही। ठीक है ना, ये सारी गुफ्तगू इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू करवाना चाह रहा हूँ ताकि अच्छा है आप जो है ना वो मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। फिर जो हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के साथ बेहतरीन आंसर्स हैं विद कॉन्सेप्ट्स, और बहुत हैवीएस्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना, कहीं हमको बड़ा मजा भी आएगा और कहीं बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा चैप्टर, लेकिन जब मुश्किल होगा तो बहुत अच्छी चीज हमको समझने को मिलेगी, जिससे बड़ी हमें खुशी होगी कि कहते ना व इन्नल माल उसरा युसरा, व इन्नल माल उसरा युसरा, अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। और याद रखो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो याद रखें जब आप मुश्किल से गुजर रहे होते हैं किसी भी, तो यकीन रखें कि आपका सफर आसानी की तरफ है। तो मुश्किल के बाद आपको आसानी मिलनी ही मिलनी है, और जो मुश्किल उठाते हैं उन्हीं को आसानी मिलती है।
जो राहत पसंद होते हैं, सुकून पसंद होते हैं, आराम पसंद होते हैं, सुस्त होते हैं, उन्हें कामयाबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। बहरहाल अब हम बात करते हैं किसकी, कि व्हाट इज द जेनेटिक्स एंड वेरिएशन इन जेनेटिक्स। अच्छा जनाब, देखिए वेरिएशन जेनेटिक्स हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इंसान को ही ले लें, इंसान के अंदर अच्छी खासी वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। आप अपने खानदान में ही देख लें, आप अपने भाइयों में देख लें, आप अपने कजन्स में देख लें, रिलेटिव्स के अंदर देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, ठीक है ना, तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म की वेरिएशन नजर आती है। मतलब तब्दीलियां हैं, दो भाई एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, हालांकि दोनों एक ही पेरेंट्स से हैं, उनके नाना नानी भी एक थे, उनके दादा दादी भी एक थे, ठीक है ना। और ये सारी बातें हम समझ चुके हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन एक्सचेंज होती है, तो आने वाली नस्ल के अंदर वो अपना इम्पैक्ट कर सकती है, उस तरह वो चेंज होती चली जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर की तो हम बहुत अच्छी बहसें कर चुके हैं। अब हमने गुफ्तगू थोड़ा से आगे की तरफ और ज्यादा अच्छे सिनेरियो में लेके जानी है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं जनाब कि 1990 ठीक है ना, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जेरोजर जॉन मेंडल्स, सर जेरोजर जॉन मेंडल। ये जो सर जेरोजर जॉन मेंडल्स हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने जीन को स्टडी किया। यानी जब वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बन गया और सब कुछ हुआ, तो इन्होंने जीन को जबरदस्त तरीके से स्टडी किया, और स्टडी में क्या क्या किया ये हम आगे पढ़ते हैं। और फिर स्टडी करने के बाद जीन्स के तमाम तर एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वे ऑफ वर्किंग, फंक्शनिंग, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें उन्होंने जबरदस्त तरीके से जो है डिफाइन करी, बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन की। और इतना 1990 में उन्होंने काम किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1990 1990 में इनका काम चेक हुआ है। काम इन्होंने किया था 1965 के दिहाई में, तकरीबन 35 इयर्स बाद 65 में इनका काम हुआ था, और इनका इंतकाल हो गया, जेरोजर जॉन मेंडल का। तो फिर हुआ ये कि जेनेटिक्स को इतनी तवज्जो नहीं दी दुनिया ने, 1960-70 की 1960 तक जेनेटिक्स को तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे ही ये हमारे पास जो है वो 1935 के अंदर ही कहा, वो 35 इयर्स लेटर, इनके मरने के 35 साल बाद, अब जब बायोलॉजी ने तरक्की करी, मेडिकल साइंसेज ने, तो पता लगा जनाब मेडिकल साइंसेज की तरक्की का हर तार जो है वो जेनेटिक्स से जाके जुड़ रहा है। यानी कि डीएनए टेस्ट, यानी कि डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि नई वैरायटीज का बनना, नए फलों की वैरायटी का बनाना, नई मेडिसिन का बनाना, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स की जिस्म के अंदर से जीन लेके उसको मेडिसिन में, यानी कि वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करना। तो जब पता लगा साइंस की दुनिया को कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन द वर्किंग ऑन द जीन, कि भाई अब जीन पे काम करें। तो जीन पे काम करने का उनको ख्याल आया, तो इन्होंने, उनको अंदाजा हुआ, जब स्टडी करी, पता लगा जनाब एक जेरोजर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने जीन पे काम किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना उसके जीन के काम को स्टडी किया जाए, पढ़ा जाए, जीन के काम को स्टडी किया जाए, ताकि हमें अपने काम करने का बड़ा आसान सा तरीका भी मिल जाए, और हमें स्टार्ट मिल जाए। जैसे आपको हम असाइनमेंट दे देते हैं, तो असाइनमेंट के लिए आप जब काम शुरू करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है, कैसे शुरू करें, क्या करें, कहाँ से लिखें, किस क्वेश्चन से शुरू करें, क्या लिखें पहली लाइन। लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आहिस्ता 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 आपको समझ में आ जाता है, और फिर आप तेजी के साथ पूरा असाइनमेंट बना देते हैं। तो काम का स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये साइंटिस्ट जो है, मैं आपको ये जो पहला पैराग्राफ है आपकी बुक का, जिसके अंदर जेरोजर जॉन मेंडल की तस्वीर भी बनी हुई है, पेज नंबर 182 खुला हुआ है किसी के पास? यस सर, मेरे पास। ठीक है, तानिया के पास है, और किसके पास बुक है जनाब? मारिस, जुबैर, खतीजा, हिबा, हिबा के पास होनी चाहिए, फरीहा, फरियाल,
अलबिया भी आ गई है तो ठीक है, नहीं किसी के पास वो? जी सर मेरे पास है। ठीक है जनाब। अच्छा चले, फरियाल के पास है, दूसरी किसके पास है? निदा के पास, तानिया के पास। अच्छा चले जनाब, इसकी जरा रीडिंग करें जनाब, वेरी फर्स्ट पेज की, जो मेंडल साहब पौधों के साथ खड़े हुए और उनके नीचे कुछ लिखा हुआ, इंट्रोडक्टरी पेज जो है, और स्लो स्लो रीडिंग करें। चले तानिया रीडिंग करें। It was not it was not until the year 1990 that biology finally caught by the with George Mendel. सर पढ़ती जाऊं? जी जी कंटिन्यू। At that time, 3 botanists worked independently on the plant breeding experiments, produced Mendel's experiments results by searching the literature. The German Karl Correns, the Austrian Erich von Teschermark, and the Dutchman Hugo de Varius all found that Mendel had explained the same result 35 years before. During the intervening years, biology had grown more experimental and quantitative, and thus more receptive to Mendelism. Nevertheless, many biologists remained introduced more Mendel's law of segregation and independent assortment until evidence that mounted that 3 principles of heredity that a physical basic on the behavior of chromosomes, Mendel's heredity factors, gene and located on chromosomes. अच्छा देखिए, अब आपने कितनी तेजी के साथ इसकी रीडिंग कर दी, ठीक है। और इस पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्टरी पेज का नीचे लिखा हुआ है, तस्वीर और पिक्चर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो याद रखें आपको चैप्टर उतनी इफेक्टिवली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी माशाल्लाह तानी ने अच्छी खासी रीडिंग करी, इसके अंदर जो कंक्लूजन है मैं आपको बताऊं, इस पैराग्राफ में बात करके ना कि 1900 की दिहाई में, एग्जैक्टली 1990 1990, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2020 चल रहा है, यानी अब से 30 साल पहले की बात कर रहा है, ओनली 30 इयर्स बिफोर, 1990, 2000, 2010, 2020, सिर्फ 20 साल पहले साइंटिस्ट ने प्लांट ब्रीडिंग पे काम शुरू किया। ब्रीडिंग कहते हैं प्लांट्स को उगाना, उनकी नई नस्ल पैदा करवाना, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कराना प्लांट के अंदर, उनके अंदर प्रोपोगेशन करवाना, उगवाना। कह रहे जब उन्होंने काम शुरू किया तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर उनको जरूरत पड़ी जेनेटिक्स की। जब उन्हें जेनेटिक्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि जनाब जॉन मेंडल ने जो है वो 35 साल पहले काम किया था, यानी कि 1990 में इन्होंने काम किया। 1990 से अगर 35 साल पहले चला जाए तो कितना बनता है? 1955, यानी 1955 में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। ये जो काम किया, जब इन्होंने फिर उसको लिटरेचर में पढ़ा कि देखें भाई मेंडल ने काम क्या किया था, जरा स्टडी करें उसको ताकि हमें उससे सपोर्ट मिल जाए, आसान हो जाए। तो जब उन्होंने लिटरेचर फाइंड आउट किया और उन्होंने मेंडल्स के तमाम एक्सपेरिमेंट्स को देखा, समझा, पढ़ा, और जब उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को वैसे ही करने की कोशिश की तो इनको अंदाजा हुआ कि मेंडल ने 35 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्टली और बेहतरीन रिजल्ट निकाले थे, जो कि आज भी सेम वही रिजल्ट निकल रहे हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है, ठीक है ना। फिर इससे पहले जॉन मेंडल को कोई ना सही तरह जानता था ना पहचानता था, बस ऐसे ही। लेकिन जब इनके एक्सपेरिमेंटल इतने हैवीएस्टली प्रूव्ड हुए तो फिर इनको जो साइंस ऑफ द बॉटनिकल सोसाइटी है उन्होंने इनको सर SIR सर का खिताब दिया। अब हम जैसे थोड़ा बहुत जेर जबर पेश का इल्म रखने वाले, थोड़ा बहुत पढ़ा देने वाले हकीर जलील मिस्किन इंसानों को आप सर कह देते हैं, ये मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है ना। लेकिन सर बेसिकली खिताब उसको मिलता है जिसने एजुकेशन की दुनिया में कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी काम किया हो, यानी जो बहुत बेनिफिशियली और बहुत जबरदस्त काम किया, जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने किया था, इसलिए इनको सर का खिताब मिला था, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब मिला था।
ठीक है ना, शम्सुल उलमा का। तो खिताब ये सब कब मिलते हैं, जब बहुत बड़ा। तो जेनेटिक्स की दुनिया के अंदर जब काम होने लगा तो पता लगा जनाब हम जो कुछ कर रहे हैं 35 साल पहले मेंडल करके जा चुके, लेकिन उस वक्त क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई। तो हमारे यहाँ होता यही है, पूरी दुनिया के मरने के बाद इंसान का इंपॉर्टेंस होती है। जैसे हम अपनी अम्मा को इतनी इज्जत नहीं देते, लेकिन जब वो खुदा ना खास्ता दुनिया से चली जाती है तब पता लगता है कि अम्मा कितने काम की थी। ठीक है, तो ये तो हमारे सिनेरियो है कि जब नेमत हमारे पास होती है तो उस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं करना। शुक्र अदा करना क्या होता है, उस नेमत का सही इस्तेमाल और सही तरीके से उससे फायदा हासिल करना। ठीक है जनाब। तो फिर मेंडल ने जो काम किया, उसने लॉ भी बनाया, कुछ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया, जेनेटिक्स और जीन पे काम किया और सारी चीजें करी। तो इस तरह मेंडल्स के काम को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। और ठीक है, अब मेंडल के साथ साथ जब मेंडल ने काम किया था 1955 में, बेटा समझ आ रही है बात, ये सारे सो रहे हैं, सुन रहे हैं? जी सर आ रही है। समझ में आ रही है। ठीक है ना, मस्जिद। यस सर। समझ हाँ, जितना स्ट्रांगली आप इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे उतना आगे जाके आपको टॉपिक्स भी अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि क्या किया जनाब, जेरोजर मेंडल जब 1955 में काम कर रहे थे तो इनके साथ मजीद साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर, जीन एंड वेरिएशन के ऊपर, कि जीन क्या है और जीन से नस्लों में तब्दीली कैसे आती है। सिंपल ये टॉपिक का नाम है कि जीन क्या है, यानी जीन क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में है, डीएनए के अंदर डीएनए के पार्ट में है, ये जीन है। ठीक है ना, ये है क्या, काम कैसे करती है, और इसी के जरिए आने वाली नस्ल अपनी पिछली वाली नस्ल से तब्दील क्यों होती है, सेम क्यों नहीं होती, एक जैसी क्यों नहीं होती। ठीक है, इसमें वेरिएशंस क्यों आ जाती हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव मोस्टली वेरिएशन पॉजिटिव भी आती है, तो क्यों आती है। तो जेरोजर जॉन मेंडल भी इस पे काम कर रहे थे और कई साइंटिस्ट भी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन all scientists are fails to produce the accurate result. तकरीबन तमाम साइंटिस्ट, तकरीबन बताते हैं 5 या 7 साइंटिस्ट थे, वो सब के सब फेल हो गए। लेकिन जेरोजर जॉन मेंडल जो थे, he succeeds in their work, ही कामयाब हो गए अपने काम के अंदर। ये इनका काम जो था वो एक्यूरेट हो गया और बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने काम को दुनिया के सामने रखा, और वो आज तक भी माशाल्लाह बेहतरीन काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की, कि हाउ द मेंडल वर्क्स इज अप्रिशिएटेड, कि मेंडल का काम इतना जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्यों था, ऐसा क्या मेंडल ने जो है वो काम किया। कि मेंडल साहब, मैंने पहले तो हम देखते हैं कि हाउ मेंडल जो है कामयाब क्यों हुए। ठीक है जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पिक्चर्स के अंदर। अभी तक बात समझ में आई मेरा बच्चा कुछ? जी सर। यस सर। ठीक है, अब हम जाने वाले हैं चलो जनाब, ये जो आपकी पिक्चर अभी आपके सामने आ रही है, इसके अंदर नाउ वी हैव टू गो टू स्टडी अबाउट द हाउ द मेंडल इज गोइंग टू सक्सेस। ऐसी कौन सी चीजें मेंडल ने करी जिसकी बुनियाद पर मेंडल जो है अपने कामों के अंदर सक्सेसफुली वर्क कर सके, और इनके जो सारे क्रॉसेस थे, जो काम था, वो बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस हो सका। ये नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन नजर आई, शेयर हुई कुछ? नो सर। अब हो जाएगी। जी सर। यस सर, अब हो गया। मेंडल सक्सेस, मेंडल की कामयाबी का राज क्या है और बाकी क्यों फेल हुए। जाहिर है जो उसकी कामयाबी का राज है, दूसरों ने वो काम नहीं किया इसलिए फेल हो गए, मतलब वो अपने आप को, अपनी बात को सही तरह मनवा नहीं सके। क्या था कि मेंडल्स अप्रोच टू स्टडी ऑफ द हेरिडिटी वाज इफेक्टिव फॉर द सेवरल रीजन। कह रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी किसे कहते हैं जनाब, विरासत में आने वाले कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वैसे विरासत में हम जायदाद भी कहते हैं, दौलत को भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कौन से बॉडी के स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस्मानी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, उसके कुछ सेवरल रीजन है। ठीक है, उस पर इफेक्टिवली काम किया। क्या फॉरमोस्ट वाज ही चॉइस द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट द pea plant, Pisum sativum, which offered clear advantage for the genetic investigation. By chance, that was the luck of the Mendel. Mendel खुद फरमाते हैं, Mendel खुद अपनी किताब में लिखते हैं
कि आई वाज द वेरी लकी इन दिस रिगार्ड कि गॉड हेल्प मी, अल्लाह ने मेरी मदद की, यानी वाज़ेह तौर पे अपनी किताब में लिखता है। और मैंने बाय चांस एक्सपेरिमेंट के लिए पीजम सेटिमम मटर का पौधा चूज किया बाय चांस। बहुत से साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे पौधे चूज किए। अब पौधे चूज करना भी एक अकल की समझदारी की बात है कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, अगली नस्ल में उसका एक्सपेरिमेंट देखना है। अगर आम का पौधा चूज कर लूं तो मुझे बताएं क्या मैं वेरिएशंस को अपनी जिंदगी के अंदर स्टडी कर सकता हूं? बताइए। सर इतनी सर आम तो एक आम में भी तो काफी सारी होती हैं चेंजेस, इतने किस्म के आम होते हैं। तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँ ना? जी सर। ये ट्राई तो की जा सकती है। की जा सकती है, लेकिन क्या मसला है आम के अंदर? सर वो कलर एक सीजनल जैसा है। होता है उनका। शाबाश। और आम जो है वो सीजनल है और वो हर वक्त नहीं खाया जाता, सिर्फ उसके सीजन में खाया एवरीथिंग इज जाता अ सीजनल। मसला ये है कि आम की गुठली अगर आज लगेगी 1 महीने बाद पौधा देगी, 10 से सर आम 12 का साल बाद पेड़ दरख्त बनने में बनेगी। 10-12 साल बाद आम फल देता है। 10-12 साल। मतलब देखा 10-12 ये साल लगते हैं उसमें। ये हमारा है। और अरूबा ने मटर जो है स्टार्ट वो जबरदस्त था। चंद दिनों में उग जाता है और कुछ हफ्ते में जो है वो फल आना शुरू। वेरी गुड वेरी गुड। ये अरूबा और मैरिज के बाद समझ में आ गई फौरन, बाकी माशाल्लाह बाकी सबकी समझ में आ गई होगी कि लाइफ स्पेन छोटा है मटर का। आम का लाइफ स्पेन इतना बड़ा है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो मैं बोर हो जाऊंगा। दूसरी बात ये कि हो सकता है जिंदगी ना रहे मेरी, पता नहीं। आम तो 12 साल बाद 15 साल बाद फल देगा और पहले फल उसके बेकार आते हैं, 2 3 4 5 साल बाद उसका फल अच्छा होता है। फिर उसकी गुठली के अंदर फिर क्रॉसिंग कराऊंगा तो पता लगा पूरी जिंदगी में 1 या 2 एक्सपेरिमेंट कर सकूंगा। तो सबसे बाय चांस इसकी चॉइस क्या हुई? पीजम सेटिवम। और पीजम सेटिवम सीड लगने से लेकर जिस दिन वो सीड जर्मिनेट करता है, लगाते हैं 3 से 4 दिन में 5 दिन में जर्मिनेशन हो जाती है, उससे लेके टोटल 3 महीने की फसल है। 3 से 3.5 महीने। मटर भी आ जाता, फूल भी आ जाते हैं, मटर भी आ जाता है। ठीक है, यानी पूरी लाइफ स्पैन गुजार देता है। तो इसको तेजी के साथ सारे करेक्टर्स स्टडी किए जा सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम 2-3 एक्सपेरिमेंट एक साथ ही कर सकते हैं। ठीक है सर जनाब? पे यहाँ पे सवाल है मेरा। हाँ हाँ। जो मटर है उसकी तो है लाइफ स्पीड वाली, जो बाजरा वगैरह है तो उसकी भी तो स्पीड वाली लाइफ है, वो भी तो स्पीड में उगता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं ना हम, आगे हम और बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक तो पिज्म डाइकॉट है, बाजरा मोनोकॉट है। ठीक, हमारे पास डाइकॉट की लाइफ और स्ट्रॉन्ग और स्नेज अलग होती है मोनोकॉट के हवाले से। और दूसरी बात याद रखें, वेरिएशन चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, ट्री हो या हर्ब हो या शर्ब हो, यानी कि जड़ी बूटी हो या शर्ब प्लांट हो या ट्री प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो या इंसान हो, वेरिएशन का जो रूल है वो एक ही है, वो चेंज नहीं है। मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया, भी आगे जाके आपको अंदाजा होगा कि मेंडल ने ये काम करके दुनिया की जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इतना बड़ा काम किया मेंडल ने। ठीक है, मेंडल का ये काम जो उसने सिर्फ प्लांट्स पे किया, ये बिल्कुल एज इट इज दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ प्लांट के ऊपर। बहुत बड़ा काम किया मेंडल ने। आगे चलते हैं, अभी आगे और भी रीजन देखेंगे। तो पता लगा इसने पिज्म जो चूज किया, ये बाय चांस इसको एक बड़ा जबरदस्त प्लांट मिल गया which offered clear advantage, जो जबरदस्त और वाज़ेह तौर पर एडवांटेज देता है फॉर द जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन, कि जीन की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरह, पेरेंट में कैसी थी, बच्चों में कैसे आई, फिनोटाइप पेरेंट की कैसी थी, बच्चे की फिनोटाइप कैसी होगी। ठीक है जनाब, तो वो हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, द प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, बहुत आसान है, गमले में लगा लें, क्यारी में लगा लें, खेत में लगा लें। मुझे बताएं आम का पौधा गमले में लगेगा? अगर पौधा गमले लग में गया, लग तो जाएगा लेकिन फ्रूट नहीं देगा। हाँ, दरख्त नहीं बन सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। दरख्त ठीक नहीं है ना, बनेगा और वो फल भी नहीं देगा। फल भी नहीं देगा। वेरी गुड। लेकिन आप अपने घर के अंदर अगर आपके पास 10 गमले हैं तो क्या आप मटर के पौधे लगा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? Yes, sir. ठीक है ना। और घर के अंदर ही काम हो सकता है। आम का दरख्त अगर आपने बाग में लगाया तो घर से बाहर जाना पड़ेगा एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी लंबी कहानी। या किसी और सेब का दरख्त सर लेना आप है, अमरूद का। एक्सपेरिमेंट बताएं, दरख्त तो है, आप एक्सपेरिमेंट बताएं क्या है, दरख्त तो है हमारे पास। नहीं नहीं, वो तो अब तो हो चुका है, तो अभी पता लगेंगे आपको एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। बने बनाए दरख्त में थोड़ी होगा।
वो भी हो सकता है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। अच्छा अब क्या कह रहा है, इजी टू कल्टिवेट है एंड मेंडल्स हैड टू monastery garden and the greenhouse at the disposal, at his disposal। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मेंडल हैड द monastery garden and the, अच्छा मेंडल के बारे में ये मशहूर है कि, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, आपने सुना होगा ये जितने भी ग्राहम बेल है, न्यूटन है, और साइंटिस्ट के नाम बताएं जो आप पढ़ते हैं। सर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन है, ठीक, जाबिर बिन यान, स्टीफन हॉकिंग, जाबिर नहीं, ये अंग्रेज रॉबर्ट ब्राउन हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना सर, रॉबर्ट, ये जो 3-4 मशहूर है, आइंस्टाइन है, रॉबर्ट हो गए, और अपना न्यूटन स्पेशली, इनके बारे में आपने सुना होगा, अक्सर आपके टीचर ने हो सकता है बताया हो कि दे आर ऑल द नॉन स्टडी पर्सन, ये पढ़ते ही नहीं थे, अपनी क्लासों के अंदर घूम रहते थे, ठीक है ना, और अक्सर क्लासों से भाग जाया करते थे। बताया नहीं बताया टीचर्स ने? जी सर। इनके उस्ताद या इनके पेरेंट्स पकड़ पकड़ के लाते थे कि भाई पढ़ लो, ऐसे सुना है ना? तो इससे क्या Yes, मतलब लगता है sir. कि क्लास से भागने वाला बंदा साइंटिस्ट बन जाता है? नो सर। सर जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है ना कि ये क्यों है, तो जब आप उसके लिए फिर स्ट्रगल करते हैं कि मतलब कोई सवाल उठता है कि ये चीज क्यों है, जब आप उसके जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, तो आप खुद ही एक तरह से साइंटिस्ट बन जाते हैं। बहुत खूब, कोई चीज जबरदस्त। देख करते हो तो फिर उसकी जो है वो ढूंढने निकल जाते हैं। अच्छा तो ये तो बताइए, ये तो क्लास से भागे हुए थे सारे, क्यों क्लास से कोई क्यों भागे चीजें थे? सर उनका उन चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा ना सर, वो अपना कुछ करना चाहते होंगे, इस वजह से जिस क्लास में उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं होगा उनका। जो वो सवाल पूछते होंगे उन्हें उसके जवाब नहीं मिलते होंगे। जैसे आप पूछते हो रवि नहीं मिलते जवाब। सर जैसे स्कूल वगैरह में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते होंगे, वो पढ़ना चाहते होंगे जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, बस। वो कोई एक चीज जो उनको क्लिक कर रही है वो उसे समझना चाहते हैं। करना चाहते होंगे या कोई ऐसी उनके चीज। दिमाग में जो एक सवाल है वो बस उसी का जवाब ढूंढना चाहते होंगे, इन सब चीजों में उलझ के वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते आप में से होंगे। कोई है ऐसा? सर काफी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करें। सर अभी तक कोई ऐसा सवाल सर आया पढ़ना नहीं, तो सब है ना, बस जिस अब दिन आएगा तो पढ़ना तो पढ़ना, सब पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे ना, पुराना जमाना थोड़ी है जो साइंटिस्ट बन के मशहूर हो जाएंगे। नहीं खैर, अब तो बड़ी तरक्की हो गई है, अब जो आप सवाल करते हैं उसका जवाब आपको टीचर दे देता है इमीडिएटली, टीचर ने देता तो गूगल दे देता है, गूगल ने देता तो आपकी सर और जमाने की के सिस्टम में जस्ट ग्रेड मैंने रखा होता है कि टीचर्स भी नहीं दे पाते। बहुत जगह होता है सर ना। क्वेश्चंस के आंसर जो हम खुद ढूंढते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं कि टीचर्स के बताने से समझ नहीं आते, बुक्स से इंटरनेट से समझ नहीं आता, हम खुद ढूंढते हैं ना, फिर हमें समझ आता है। एग्जैक्टली, ये भी ठीक है। सर और जो चीज हम खुद से पढ़ते हैं वो चीज हमें क्यूरियोसिटी होती है ना बंदे में, तो बस मतलब वो आगे पहुंच जाता है। और कई सारी चीजें होती है वो पढ़ने से नहीं एक्सपेरिमेंट करने से समझ आती है। ये तो बता देंगे ये सारी सर बातें वो चीज हम कभी भी नहीं भूलते, वो हम कभी नहीं भूलते जो हम खुद ढूंढते हैं, जो हमें टीचर्स आराम से बता देते हैं ना वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद स्ट्रगल करके कुछ ढूंढते हैं ना तो वो हम सारी जिंदगी याद रहता है। शाबाश, वेरी गुड जज़ाकल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन करी सबने। अब मुझे ये तो बता दें कि बॉटनी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के चांस मिल रहे हैं, क्वेश्चन के चांस मिल रहे हैं, ये भी ऐसे ही है, बस चलो पढ़े जाओ बस। नहीं सर, आजकल तो बहुत इंटरेस्ट है बॉटनी में। सर चांस मिल रहे हैं, जब जगह मिलेगी तो एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। सर आप छोड़ देते हैं ना, बस जो क्वेश्चन वो उसके जवाब चाहिए होता है फिर। हाँ। सर देखिए हमारी है जमीनें, तो उसमें आम, प्याज, गन्ना, चावल, अनाज सब कुछ है, तो आप एक्सपेरिमेंट बताएं तो हम अपनी जमीनों पे जाकर कर सकते हैं। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा बताया रूबा ने, ले भाई, वेरी गुड। तो पिकनिक बनाने में चलेंगे भाई इनकी जमीनों में। यस सर, जी सर, वो वेलकम। पापा रोज एक्सपेरिमेंट भी जाते करके हैं आएंगे। आपको। जी सर, सारी जमीनें मतलब सब कुछ तकरीबन सब कुछ लगाया हुआ है हमने जमीनों पे, तो आप कहाँ पर है experiment जमीन बताएंगे आपकी? तो मैं करने की कोशिश कर सकती हूँ। सर गांव है हमारा उडेरोलाल। उडेरोलाल, लो ज्यादा दूर भी नहीं है। जी सर, 1 घंटे का 1.25 घंटे का हाँ, रास्ता है। करीब है। चले, अच्छा है, पिकनिक सर मैं तो एक्सपेरिमेंट कहता हूँ में। सारी किट वगैरह चले, लेके ये तो एक हफ्ते चलते हैं। हाँ, सर यकीनन पापा रोज चलो। सारे के सारे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट आपको किट जब लेके भी एक जाना हफ्ते के हो लिए आप जाते बता हैं, सकते एक्सपेरिमेंट करके आते हैं सारे। हाँ, हैं। सर अभी चले, आम अच्छी का बात। सीजन खत्म हुआ है, अभी मतलब अभी आम वगैरह टूट के खत्म हुए हैं, एक्सपोर्ट हुआ है, वरना अभी तक आम लगे हुए थे। हाँ, जाहिर है, हम तो हम भी खा रहे हैं आम, पता अब लग इस रहा और फल का है। तो सीजन होगा ना। जी चले ठीक है भाई, अगर देखें ये तो अच्छी बात। अच्छा देखिए, जैसे अभी अल्बिया ने कहा, और अभी माशाल्लाह रूबा अच्छा इंटरेस्ट ले रही है चीजों में, और तमाम स्टूडेंट दूसरे भी माशाल्लाह। ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं
कि देखें, टीचर का क्वेश्चन आपके दरमियान में छोड़ना, यही रिसर्च करवाना होता है। रेदर देन दिस के भाई मेरे लिए तो सबसे बड़ा आसान है कि मैं खुद से जवाब दे दूं, रेदर देन दिस के मैं आपको सवाल करूं, आप आपस में गुफ्तगू करें, मुझे जवाब दें, या फिर आप किताबें कंगालें, या आप गूगल पे जाएं, या आप खुद कुछ करके देखें, ठीक है ना। आपस में आपको भी टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है। इसलिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस फटीग से बचने के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, आपको आंसर तो मिल जाता है, लेकिन आपके अंदर इल्म को हासिल करने की जुस्तजू नहीं जागती। आप फिर आसानी से चीजों को लेने के आदी हो जाते हैं, और जब आप आसानी के आदी होते हैं ना, आप याद रखें, आपके अंदर से इनोवेशन की, आपके अंदर से तरक्की की, आपके अंदर से डेवलपमेंट की रूह निकल जाती है। फिर आप कहते हैं भाई यार बता दो यार फाइनल, हमारे पास टाइम नहीं रहता, या हम इसको देख नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि आपको किताबें पढ़ने की या किताबों को देखने की आपकी जो है ना वो रहती ही नहीं है, हिस्स बाकी रहती ही नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, जुस्तजू खत्म हो जाती है, जुस्तजू खत्म हो जाती है, ये मैंने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया। और जब आप में जुस्तजू खत्म हो गई, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा तसव्वुर करेंगे जिंदा लाश। कुरान ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला यालमून, ये अंधे, बहरे और गूंगे लोग जिन्हें कुछ इल्म नहीं है। सूरह बकरा की शुरू की आयतों में से है, मैं ख्याल कोई 13-14 आयत है शुरू में, ये कुरान के, कि ये अंधे, बहरे, गूंगे लोग जिनको कुछ इल्म नहीं है, ठीक है ना। हालांकि देख भी रहे हैं, हालांकि सुन भी रहे हैं, हालांकि बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है ये अंधे भी हैं, क्योंकि जो देखना चाहिए वो देखते नहीं है, ये बहरे भी हैं। सर मतलब वो है कि सब इल्म होते हुए भी वो, मतलब दिमाग होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं करते। वेरी गुड, यही चीज एग्जैक्टली। यानी आंखें हैं लेकिन वो नहीं देखते जो खुदा चाहता है, कान है वो नहीं सुनते जो खुदा चाहता है, जबान है वो नहीं बोलते जो खुदा चाहता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मतलब कार हो आपके पास और आप पूरा दिन पागलों की तरह घुमाते रहे, कोई काम नहीं करें, तो वो आपका सफर कारआमद है या बेकार है? बेकार है। टाइम इसी तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम। अल्लाह ने आपको जिस्म दिया हो जबरदस्त किस्म का, इफेक्टिवनेस नहीं है, रिजल्ट नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है आपकी जात में, आपकी जात से माशरे में कोई चेंज नहीं है, आपके अपने अंदर चेंज नहीं है, आपके घर में चेंज नहीं है, तो इसका मतलब उस जिस्म का कोई फायदा नहीं है। अच्छा चले भाई आगे चलते हैं। गुड रिसर्च ऑर्गेनिज्म पी प्लांट, ये हम इसमें स्मॉल था, छोटा, इजी टू ग्रो है, लार्ज नंबर है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, छोटा लाइफ स्पैन है, कुड टेस्ट सेवरल जनरेशन, यानी कि वो एक ही साल में सेवरल जनरेशन कर सकता है। और एक बात और कि मटर का पौधा थ्रू आउट द ईयर लग सकता है। वैसे तो बेस्ट सीजन इसका सर्दी या ठंड का मौसम है, लेकिन गर्मी में भी ये लग जाता है और अपना काम कर देता है, ग्रो कर देता है। दूसरा क्या है, कुड क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि बेहतरीन तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन भी है, यानी कि आपस में खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करता है, और कुड क्रॉस मतलब क्रॉस भी करवाया जा सकता है, यानी कि इसकी क्रॉस पॉलिनेशन भी कराई जा सकती है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि स्टिग्मा से, एंथर से, जो एंथर मेल ऑर्गन है उसके अंदर से पॉलन ग्रेन का निकलना और फीमेल के स्टिग्मा पे जाना, यानी कि फर्टिलाइजेशन, उसी फूल का स्टिग्मा, उसी फूल का एंथर, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्या कहते हैं, क्रॉस भी कराया जाता है जी बेटा। सर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को ही कहते हैं। नहीं, पॉलिनेशन सिर्फ मेल सेक्स सेल का जो पॉलन ग्रेन है फीमेल के स्टिग्मा तक जाने को कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के बाद पॉलन ट्यूब और पॉलन ट्यूब के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, नेक्स्ट प्रोसेस है पॉलिनेशन के बाद, नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड नहीं, बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो करता ही करता है, लेकिन कह रहा है क्रॉस भी कराया जा सकता है, यानी कि खुद से किसी और फूल का, यानी कि फूल यही हो, क्या नाम है इसका, पी प्लांट का, जैसे कि व्हाइट फूल का पॉलन ग्रेन ले ले और येलो फूल के स्टिग्मा पे डाल दें, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कराई जा सकती है। अरूबा को अब बात समझ में आई होगी, अरूबा है कौन है, अरूबा ही है ना, आप बोलिए सर एक्सपेरिमेंट, तो ये एक पहला एक्सपेरिमेंट आपके पास आ गया कि दो डिफरेंट, वगैरह में तो कर लेते हैं,
जैसे सर ये फ्रूट्स की मैंगो की आप ले काफी सारी टाइप्स है, तो हम प्लांट्स में मतलब फ्लावर्स में भी इस तरह से कर सकते हैं, तो अलग तरह का फ्लावर बन जाएगा वो। ये जो आज जितने भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इनकी बेस हजरत मेंडल ने रखी थी, जॉन मेंडल ने। इन्होंने समझाया था कि कैसे काम होता है। फिर बाद में माशाल्लाह लोगों ने बहुत काम किया। जैसे आप में भी क्यूरियोसिटी है, आप देखिएगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, और आपके पास तो जमीनें भी हैं, पौधे भी हैं, अभी आपको बताएंगे जैसे जैसे ये। लेकिन ये बेसिक समझ में आएंगी तो क्रॉस कर सकती हैं, वरना नहीं होगा। वी वर पोटेंशियली करेक्ट एक्सप्लेन, यानी कि क्या कह रहा है कि जो इसके बेबीज हैं सेल्फ कराएं या क्रॉस पॉलिनेशन कराएं, इस पौधे के बेबीज भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्लावर बनाएंगे, पॉलिनेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और सीड भी बनाएंगे, यानी कि मटर भी प्रोड्यूस करेंगे और मटर भी वो होगा। ये रहे जनाब जॉन मेंडल अपने गार्डन में खड़े हुए। ये तस्वीर आपकी बुक के ऊपर भी बनी थी, सेम ये तस्वीर आपकी बुक के पीछे बनी, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ा सा कलर में, ठीक है। अच्छा ये सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन करना है अभी? सर आप फ्री तो कर लें। जी जी सर। सर आप फ्री है तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं, मैं तो फिर कर लूंगा, मैं तो बैठा हूँ। सर करना है, यस सर कर ले करना सर, कर ले। सर बहुत दिन हो गए सही से। ठीक हो गया, है, यस सर करना है। ये खत्म हो रही क्लास, ओके फिर बात करते हैं।